प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था केंद्रक अम्ल के बारे में, और जो केंद्रक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके संरचना के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं केंद्रक अम्ल, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में इसको अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे डीएनए के बारे में। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको कहा गया है, इंग्लिश में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। एक प्रकार का ये न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर पाए जाते हैं और इसमें अम्लीयता का गुण होता है, एसिडिटी प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया है। अब इसके न्यूक्लिक एसिड के खोज के बारे में हम लोग देखेंगे, माने डीएनए का खोज। तो सबसे पहले आपको फ्रेडरिक मीसर ने इसका खोज किया है, और फ्रेडरिक मीसर ने इसको सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर से फ्रेडरिक मीसर ने केंद्रक से इसे पृथक किया, अलग किया एवं इसका नाम क्या रखा किया, और एवं न्यूक्लिन नाम रखा, न्यूक्लिन इसका नाम रखा। तो सबसे पहले ये फ्रेडरिक मीसर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। उसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट जैसे रिचर्ड एल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम रखा। तब जा कर के वाटसन और क्रिक ने इसके जो द्विकुंडलित संरचना होती है उसका वर्णन किया। इसने वाटसन और क्रिक इसको देख रहे हैं। डीएनए जो होते हैं इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना, ये डबल हेलिक्स होते हैं, द्विकुंडलित संरचना को दिया। इसी को डबल हेलिक्स मॉडल इसको कहा जाता है। और यह जो द्विकुंडलित संरचना था वह दो साइंटिस्ट थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन। उन्होंने एक्सरे किया डीएनए का, और उसी एक्सरे पर आधारित इनका क्या है रिपोर्ट, मानी ये द्विकुंडलित संरचना की जो कि देख रहे हैं, द्विकुंडलित संरचना दो स्ट्रैंड का बना हुआ उसमें दिया। इसके बाद इसमें यह जो है डीएनए पाया कहाँ जाता है, उपस्थिति। तो डीएनए आपको पाए जाते हैं, पहला हो गया विषाणु में प्रोटीन से जो घिरा हुआ रचना होता है। विषाणु के अंदर विषाणु में कैप्सिड से घिरा हुआ ये रहता है, कैप्सिड से घिरा रहता है ये डीएनए। उसके बाद दूसरी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि जीवाणु में। तो जीवाणु में ये आपको रहते हैं कोशिका द्रव में खुला रहता है, केंद्रक के अंदर नहीं रहता है। तो जीवाणु में कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब हो गया जैसे पौधे जंतु उसके जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में ये आपको कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक के
अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में भी पाए जाते हैं, लवक में भी पाए जाते हैं। तो ये इनका उपस्थिति हो गया और ये वितरण हो गया। इसके बाद इस डीएनए में कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं इसमें। तो रासायनिक संगठन में ये न्यूक्लिक एसिड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो होते हैं बृहद अणु होते हैं। यह बृहद अणु है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो हम लोग कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जैसे कि डीएनए है, और डीएनए में आपको किस चीज़ से बना होता है, तो डीएनए में हो गया ये पॉलीमर का मतलब बहुलक, पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से ये डीएनए बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, ये टाइड्स हो गया और ये साइड्स है। और दूसरा हो गया क्या, फॉस्फेट। तो दो चीज़ से है। उसके बाद ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स आपको किस चीज़ से बने होते हैं, तो एक शुगर है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजिनस बेस, तो नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, प्यूरिन्स कहलाता है, और दूसरा जो होते हैं उसको पायरीमिडीन कहते हैं, पायरीमिडीन्स कहते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं ये एडेनिन, प्यूरिन में क्या क्या रहता है, एडेनिन रहता है, और दूसरा रहता है ग्वानिन रहता है। पायरीमिडीन में आपको रहते हैं थाइमिन रहते हैं, और दूसरा क्या रहते हैं, साइटोसिन रहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, यानी डीएनए में यही सब केमिकल पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका जो संरचना है, डीएनए का जो संरचना, उसके बारे में, यानी द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका डीएनए की जो आणविक संरचना है उसके बारे में। तो इससे क्वेश्चन रहता है डीएनए की आणविक संरचना, डीएनए की आणविक संरचना होती है जिसका नाम क्या दिया हुआ है, द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित, या इसको डबल हेलिक्स संरचना इसको कहा जाता है डीएनए का। तो यह जो द्विकुंडलित संरचना है ये आपको देने वाले कौन हैं, तो सबसे पहले वही वाटसन एवं क्रिक द्वारा, वाटसन और क्रिक, ये जो देख रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल, ये देने वाले हैं यही साइंटिस्ट वाटसन और
क्रिक 1953 में 1953 ने इसका दिया है, इसको दिया। अब इनके अनुसार क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड से बना होता है, यानी डीएनए जो है वह 2 स्ट्रैंड से बना होता है। जैसे कि डीएनए बने होते हैं 2 स्ट्रैंड से, जैसे कि ये एक स्ट्रैंड हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया, 2 स्ट्रैंड हो गया सीढ़ी के जैसा। तो ये दोनों स्ट्रैंड बने किस चीज़ से हैं, तो ये फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट से ये मिलकर बने होते हैं। सॉरी, फॉस्फेट, ये शुगर अल्टरनेट रहता है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर। इस तरह से ये दोनों स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट रहते हैं और दोनों एक दूसरे का विपरीत रहता है, एंटी पैरेलल रहता है। मान लीजिए कि इधर शुगर का 5वां नंबर कार्बन है तो इस साइड जो है शुगर का 3रा नंबर कार्बन होगा। उसी तरह से इसमें उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इधर शुगर का 5वां नंबर कार्बन है तो इधर क्या हो जाएगा, 3रा नंबर कार्बन हो जाएगा। तो देख लिए कि वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए जो है 2 स्ट्रैंड से बने होते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, उल्टा होता है, प्रति समानांतर होता है। उसके बाद दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर शुगर देख रहे हैं तो शुगर से यहाँ अटैच रहता है, जैसे एडेनिन है तो एडेनिन के साथ यहाँ पर थाइमिन जुड़ा रहेगा, नाइट्रोजनस बेस है। और यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन कहलाता है, प्यूरिन बेस। तो इसके साथ आपको साइटोसिन रहेगा। फिर मान लिया कि यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो इसके साथ दूसरा प्यूरिन क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा, ये वाला ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन। उसी तरह से अगर यहाँ पर थाइमिन है, प्यूरिन है ये थाइमिन, तो उसका पूरक एडेनिन होगा इसके सामने। अब दोनों एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर यहाँ पर मान लिया कि एडेनिन है तो यहाँ पर क्या रहेगा, थाइमिन रहेगा। यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर प्यूरिन ग्वानिन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या रहते हैं, जहाँ जहाँ आपको ये पाए जाते हैं, दोनों शुगर के साथ ही क्षार जुड़ा रहेगा, जैसे सीढ़ी में ये स्टेप बन रहा। उसके बाद एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्वानिन और साइटोसिन यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ देखिए जहाँ भी ये साइटोसिन और ग्वानिन है वहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जहाँ एडेनिन और थाइमिन है वहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। इस तरह से ये रहते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने यही कहा कि ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं लेकिन हेलिक्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब इसी को घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए राइट हैंडेड फैशन में, तो वह देखने में कैसा लगता है। तो उसी डायग्राम को, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, यही डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में बनाने के लिए आता है, 5 नंबर का है। तो बहुत ही सिंपल है, उसको बनाने का तरीका हम लोग सीखते हैं कैसे बनता है। तो ये देखिए, इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अब घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तब ना कुंडलित हो जाएगा। तो कैसे कुंडलित होगा, तो यहाँ देखिए, ये पहले हम लोग लेते हैं, ये इस तरह से ले लिए और इसको ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ से रोटेट कर दीजिए। इस शुगर का ये 5 नंबर कार्बन यहाँ पर है, उसी तरह से ये है, साथ साथ उसको भी ले चलना है, तो इसको भी आप ले लिए, ये देखिए। फिर यहाँ जाने के बाद इसको घुमा दीजिए। उसके बाद यह जो है इसको ओवरलैप करेगा यहाँ से, और ये आपको इधर चला आया, इधर जाने के बाद फिर इसको ऐसे घुमा दीजिए। उसके बाद ये जो जा रहा है, अब ये चला जाएगा इधर, यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, फिर यहाँ से इसको ऐसे घुमा दीजिए,
इसको यहाँ ले जाइए ऊपर में, फिर यहाँ से इसको रोटेट कर दीजिए। तो बहुत सिंपल वे में इसको आप बना सकते हैं। इतना ऐसे बना दिए तो ये हमारा दोनों स्ट्रैंड बन गया। इधर देखिए 5 है तो इधर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसमें इधर 5 कार्बन हो जाएगा, इधर 3 नंबर कार्बन हो जाएगा। एक दूसरे का ये एंटी पैरेलल होता है। तो 5 नंबर में ये बनाने के लिए रहता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है इससे क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एडेनिन है और थाइमिन है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है वो। जैसे एडेनिन है तो यहाँ पर ये तो शुगर फॉस्फेट हो ही गया, ये आपको एडेनिन ऐसे है ना, और उसके साथ आपको यहाँ पर थाइमिन है, ये थाइमिन हो गया। इस दोनों के बीच क्या रहते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है इन दोनों के बीच। इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ऐसे न बना करके एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ऐसे लिख भी सकते हैं। तो जैसे आसान हो वैसे आप करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर आप थाइमिन लिख दीजिए, और दोनों के बीच जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं ग्वानिन है, यहाँ पर ग्वानिन है और इसके सामने क्या है, साइटोसिन है, तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए साइटोसिन है, यहाँ पर साइटोसिन है और यहाँ पर ग्वानिन है, तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको थाइमिन है, यहाँ पर एडेनिन हो गया। फिर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन हो गया। फिर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन हो गया। इस तरह से यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन हो गया। इस तरह से ये जो है बेस पेयर, यह जो है एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो ये 1 पेयर न्यूक्लियोटाइड हो गया। और इसमें हम लोग जानते हैं कि ये पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली माने बहुत सारा, जैसे ये 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 पेयर न्यूक्लियोटाइड, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, यानी उतना बेस पेयर पाया जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए इसकी और क्या खासियत है, तो यहाँ देख लिए कि डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है और दोनों जो है एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, उल्टा होते हैं। उसके बाद दोनों स्ट्रैंड के बीच एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। और जुड़े रहने के बाद अब इसमें जो यहाँ पर देख रहे हैं एक टर्न, जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ तो यहाँ तक हाफ टर्न आया, अब फिर ये वापस यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक टर्न कहलाएगा, एक मुड़ाव, एक जो है यहाँ पर इसका मुड़ाव हो गया, जो आपको होते हैं 3.4 नैनोमीटर का होता है। 3.4 नैनोमीटर इसका डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है एक मुड़ाव का। और उसी में आपको एक माइनर ग्रूव है, यहाँ पर माइनर ग्रूव है और इसको कहते हैं मेजर ग्रूव कहते हैं। मेजर का मतलब ज़्यादा खाँच, यहाँ कम खाँच, तो इधर मेजर ग्रूव हो गया। तो एक टर्न का लंबाई हो गया 3.4 नैनोमीटर, और आपको एक मुड़ाव में कितना रहता है, 10 बीपी रहता है, 10 बीपी इसमें रहता है एक मुड़ाव में। बीपी का मतलब यही, जैसे ये एक बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो देख रहे हैं बेस पेयर, वो कितना रहता है, 10 रहता है, 10। तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि एक दूसरे का डिस्टेंस कितना है, एक दूसरे का डिस्टेंस इतना कितना हो जाएगा, तो 3.4 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक, यानी 2 बेस पेयर का जो डिस्टेंस है, सब देखिए रेगुलर डिस्टेंस पर है, यही डिस्टेंस होता है
0.34 नैनोमीटर होता है। फिर यहाँ से यहाँ के बीच 0.34 नैनोमीटर, तो उतना में 34 नैनोमीटर है, सॉरी 3.4 नैनोमीटर है, और उसको 10 से डिवाइड दे दिए तो उतना निकल जाएगा। अब कहता है इसमें कि जो इसमें ये जो बेस पाए जाते हैं वह चारगाफ रूल पर आधारित होता है, चारगाफ रूल पर आधारित होता है। अब चारगाफ रूल क्या है? चारगाफ का नियम। तो चारगाफ का नियम हो गया कि आपको प्यूरिन्स का जितना संख्या रहेगा या अमाउंट रहेगा उतना ही पायरीमिडीन रहेगा, पायरीमिडीन्स रहेगा। जितना प्यूरिन इसमें रहेगा उतना ही पायरीमिडीन रहेगा। जैसे A प्लस जी, अब प्यूरिन में क्या क्या आता है? तो A प्लस जी का मतलब हो गया एडेनिन और ग्वानिन, दोनों को प्यूरिन कहा जाता है। तो उतना ही पायरीमिडीन होगा। थायमिन प्लस साइटोसिन होगा, ये पायरीमिडीन कहलाता है। ये प्यूरिन हो गया और वो पायरीमिडीन हो गया। इक्वल 50-50 रहेगा। 50-50 कहने का अर्थ है कि इक्वल अमाउंट में रहेगा। अब मान लिया कि अभी हम बोल रहे हैं कि इसमें आपको 10 बेस पेयर है। 10 बेस पेयर का मतलब इसमें 20 बेस है। तो 20 बेस, अब सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक डीएनए में एडेनिन जो है आपको डीएनए में एडेनिन आपको 24% है ना। ये एडेनिन जो है 24% है। देख रहे हैं एडेनिन। इसी तरह से जितना भी डीएनए है, मान लीजिए कि इसमें 100 गो है और 100 में 24 एडेनिन है, तो साइटोसिन कितना होगा? तो साइटोसिन का प्रतिशत निकालें। साइटोसिन का प्रतिशत निकालें। साइटोसिन कितना होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए। A प्लस जी इजकल टू टी प्लस सी। अब A हो गया यहाँ पर कितना? 24। तो 24 अब प्लस कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 26। तो ये 26 हो जाएगा। तो 26 और 24 50 हो गया, और इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो एडेनिन जितना होगा उतना ही थायमिन भी होगा। देख रहे हैं कि एडेनिन के साथ थायमिन ही पेयर बना रहा है। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। देख रहे हैं? तो यहाँ पर एडेनिन 24 है, तो थायमिन भी कितना हो जाएगा? 24%। अब प्लस जितना ग्वानिन है, ग्वानिन का हिसाब निकल गया वहाँ पर 26, तो ये हो जाएगा साइटोसिन भी 26 हो जाएगा। इसलिए साइटोसिन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो साइटोसिन का प्रतिशत हो गया कितना? 26%। यही इसका माने इसमें डीएनए में जो बेस का जो प्रतिशत है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चारगाफ रूल भी पूछता है। यहाँ जैसे A प्लस जी है, हम कह रहे हैं कि A और T में पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, तो ये कंफ्यूजिंग करने वाला यहाँ पर है। जोड़ा जब बनेगा तो उसका एडेनिन का पूरक थायमिन होगा, यानी ये प्यूरिन है तो पायरीमिडीन के साथ एडेनिन थायमिन के साथ पेयर बनाता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडेनिन जो है थायमिन के साथ पेयर बनाता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो इसे आसानी से जो दे दे, इसमें थायमिन दे दे या पूछ दे कि ग्वानिन कितना है, तो भी निकल जाएगा। तो जितना थायमिन उतना एडेनिन, बाकी उसमें 50-50 घटा दीजिए, इक्वल हो गया, है ना। तो इस तरह से ये चारगाफ का रूल है, और ये डीएनए बनाने के लिए आपको देता है इतना बना दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर इसमें रखा हुआ है।
कुछ नहीं करना है, 2 स्ट्रैंड को इधर कॉइल कर देना है। एडेनिन को थाइमिन के साथ, गुआनिन को साइटोसिन के साथ एक टर्न का यहाँ पर दे देना है कि 3.4 नैनोमीटर होता है, और एक दूसरे का एंटी पैरेलल है, 10 बेस पेयर है, और एक दूसरे का डिस्टेंस हो गया 0.34 नैनोमीटर। तो यही जो है डीएनए की आणविक संरचना है, जिसको डबल हेलिक्स संरचना कहा गया है, जो देने वाले हैं वाटसन और क्रिक। डीएनए ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है इसके जैसा, डबल हेलिक्स के फॉर्म में रहता है। अब देखेंगे हम लोग इसके डीएनए के एक और कुछ पॉइंट है कि इसका लंबाई ज्ञात करेंगे। अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि कोई भी डीएनए कितना लंबा होता होगा। तो इसकी जो लंबाई है वह डिपेंड करता है कि उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि जैसे अब सिंपल ढंग से हम डीएनए बना रहे हैं कि जैसे ये डीएनए जो है इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसके बीच में ये जो देख रहे हैं बेस पेयर है, बेस पेयर या जो न्यूक्लियोटाइड का पेयर होता है ये पाया जाता है। इसी तरह से बेस पेयर है। तो यह जो है लंबाई निर्धारित होता है इसमें कितना बेस पेयर डीएनए में पाया जाता है। और हमको मालूम है कि एक डीएनए, एक जो बेस पेयर है उससे दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस हमको मालूम है। यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 BP, 2 बेस पेयर का जो डिस्टेंस है 0.36 नैनोमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस एक दूसरे का 0.36 नैनोमीटर है। इसको हम लोग मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0. इक्वल हो जाएगा 0.36 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। इतना मीटर में अगर करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब इसी पर कैलकुलेट कर देना है, इसी फार्मूला को वहाँ पर पुट कर देना है। अब जैसे मान लिया कि ये एक वायरस है बैक्टीरियोफाज साई 174, इस बैक्टीरियोफेज का नाम है, जिसमें इसकी संख्या है 5386। ये जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं इसकी संख्या है 5386। तो उतना आगुने इतना कर देंगे गुना, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना 5386 इंटू 0.36, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कितना लंबा होगा। इसके बाद दूसरा जो बैक्टीरियोफाज है इसमें देख रहे हैं 48,502, ये वाला जो है बेस पेयर, इसकी संख्या है 48,502। तो उसी हिसाब से इसकी लंबाई भी हो जाएगा। तो 48,502 गुने इसका डिस्टेंस यहाँ ले लेंगे, ये डिस्टेंस है 0.36 इंटू 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू, अब इसको गुना भाग करके आप लिख सकते हैं। इसमें जो है इसकी लंबाई 16.49 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, डीएनए की लंबाई। तो इस बैक्टीरियोफेज लंबा में ये डीएनए लंबा होगा कितना, इतना। अब मान लिया कि ये इकोलाई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो उसमें इतना बेस पेयर पाया जाता है 4.6 इंटू 10⁻6 BP इसकी संख्या है। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 4.6 इंटू 10⁻6 BP इंटू 0.36 इंटू 10⁻9 मीटर इक्वल टू, अब इसको गुना भाग करिएगा, काट छाँट करिएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1.36 मिलीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोगों के बॉडी में, हम लोगों के स्पर्म और ओवम में, गैमिट में, हमारे शुक्राणु और अंडाणु में, एक सेल में, एक शुक्राणु में या एक अंडाणु में इतना बेस पेयर पाया जाता है। ये जो देख रहे हैं पेयर,
तो इसको आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3.3 इंटू 10⁹, इसको गुना कर दीजिए, इसका डिस्टेंस है तो 0.36 इंटू 10⁻⁹ मीटर से। तो जब इसको काट दीजिएगा तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 3.3 को इससे गुना कर दीजिए, इक्वल टू आ जाएगा 1.12 मीटर। इतना मीटर लंबा डीएनए एक शुक्राणु और एक अंडाणु में पाए जाते हैं। इसी समझ समझिए कि कितना लंबा डीएनए हम लोगों के बॉडी में पाया जाता है। अगर उसके सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए और जोड़ करके एकदम सीधा कर दिया जाए, यह जो देख रहे हैं इसकी चौड़ाई जो देख रहे हैं ये 2 नैनोमीटर होता है। तो 2 नैनोमीटर डायमीटर का डीएनए हमारे बॉडी में एक सेल में, वो भी स्पर्म सेल में या ओवम सेल में 1.12 मीटर होता है। तो बताइए कि अब इतना लंबा डीएनए है 1 मीटर से ज़्यादा, वो किस तरह से एक छोटे से सेल में रहता है जिसका वॉल्यूम है 10⁻⁻6 मीटर। तो वो क्वाइल्ड रख, जिससे कैसे लंबा तार को क्वाइल्ड कर दिएगा तो स्प्रिंग जैसा हो जाता है, और वही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल करके और वो कुंडलित हो जाता है, और कुंडलित होकर के वही क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इतना लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, जिसका वॉल्यूम 10⁻⁻6 मीटर है, उसके अंदर कैसे इंटर कर जाता है, उसके अंदर कैसे रहता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।